हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ जो कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्लड सेल्स डू नॉट श्रिंक इन ब्लड बिकॉज ब्लड इज। देखो, जब भी हम ब्लड के बारे में बात करते हैं ना, तो ब्लड के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एक तो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा, जो कि लिक्विड वाला पार्ट होता है, और इसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स के अंदर आ जाते हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि ये जो ब्लड सेल्स हैं वो ब्लड के अंदर श्रिंक क्यों नहीं हो जाते। क्योंकि तुमने शायद नोटिस किया होगा, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है, अगर हम यहाँ पे कोई सेल डालते हैं तो अगर यहाँ पे मान लो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है या फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो उसके हिसाब से ये जो सेल होता है या तो वो स्वेल कर जाता है या फिर वो श्रिंक कर जाता है। तो हमें ये केस ब्लड सेल में क्यों नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो ब्लड सेल्स होते हैं वो ब्लड के अंदर श्रिंक क्यों नहीं कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है क्योंकि वो हाइपरटोनिक है, दूसरा है आइसोटोनिक है, तीसरा है इक्विमोलर है एंड फोर्थ है हाइपोटोनिक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन, यानी कि आइसोटोनिक होंगे नेचर में। अब देखो, जब भी हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं ना, तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि ये वो सॉल्यूशन है जिसमें सेम सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होगी जो कि सेल के अंदर मौजूद है। यानी कि इसका मतलब ये है कि पानी का कोई भी हमें नेट मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर 3 सॉल्यूशन पड़े हैं। ठीक है, एक हमारे पास प्रेजेंट है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और एक है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तीनों के अंदर हमने क्या डाल दिया, एक एक सेल डाल दिया। अब ध्यान से सुनना, हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, टॉनिक का मतलब होता है सॉल्यूट। तो जहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और पानी की कंसंट्रेशन है कम, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोल देते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोल देते हैं। और पानी की जो मूवमेंट होती है ना, वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही आती है। अब यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन क्या है, कम है ना, यानी कि सेल से जो पानी है वो बाहर की तरफ चला जाएगा, जिसकी वजह से ये जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, तो सेल जो है वो श्रिंक कब होता है, जब उसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, यानी कि जहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन पानी की कंसंट्रेशन बहुत कम है। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपो का मतलब क्या होता है, कम, टॉनिक का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट। यानी कि यहाँ पे इस केस के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, पानी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो पानी जो है वो सॉल्यूशन से कहाँ पे जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी सेल प्रेजेंट होगा वो स्वेल कर जाएगा और ज़्यादा स्वेल होके वो बर्स्ट भी हो सकता है। तीसरा क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पे जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है ना दोनों के अंदर, वो सेम ही है। अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेम है तो यहाँ पे हमें कोई भी पानी की मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, ना सेल के अंदर। बेसिकली होता ये है कि जितना पानी बाहर की तरफ आता है ना, उतना पानी अंदर भी जा रहा है। तो नेट अगर हम मूवमेंट के बारे में बात करेंगे तो हमें कोई भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, ना ही ये सेल स्वेल कर रहा है ना ही ये सेल श्रिंक कर रहा है। ठीक है, तो ये जो ब्लड सेल्स होते हैं वो क्यों नहीं श्रिंक करते हैं ब्लड के अंदर, क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या बोला, सेम सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है जैसे कि सेल के अंदर है। इसका मतलब है कि कोई भी नेट मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से ना ही कोई श्रिंकिंग होगी और ना ही हमें कोई स्वेलिंग देखने को मिलेगी। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या था, जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, जिसकी वजह से सेल के अंदर का जो पानी है वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा।
इक्विमोलर, देखो नाम से पता लग रहा है, इक्वी मतलब सेम, मोलर यानी कि नंबर ऑफ मोल्स। तो इक्विमोलर का मतलब होता है वो सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिल्कुल सेम हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंसंट्रेशन भी सेम हो सकती है, हम यहाँ पे कंसंट्रेशन के हिसाब से ही बात कर रहे हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या था? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन था जहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन काफ़ी कम है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन से जो वाटर है वो सेल के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से जो सेल है वो स्वेल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। जाइलम टिश्यू इज मेनली कंसर्न्ड विद द, अब देखो जब भी हम बात करते हैं ना प्लांट्स के बारे में, तो ये जो प्लांट्स होते हैं यहाँ पे वेस्कुलर सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। जैसे हमारी बॉडीज़ के अंदर आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज प्रेजेंट होती है ताकि वो ब्लड को फ्लो करवा सके, उसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी वेस्कुलर सिस्टम होता है जाइलम का और फ्लोएम का। तो जब भी हम बात करते हैं जाइलम के बारे में, तो जाइलम क्या करवाता है? वो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है फ्रॉम रूट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। अब देखो पानी तो बहुत ज़रूरी होता है प्लांट के लिए, और इन्हीं पानी के साथ जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारी सॉइल में वो भी इस प्लांट्स के अंदर जाते हैं। तो होता क्या कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? जाइलम पूरी बॉडी में। ठीक है, जाइलम प्रेजेंट होगी, यहाँ से जो वाटर है और मिनरल्स हैं वो जाइलम के अंदर जाएंगे और फिर प्लांट बॉडी की तरफ चले जाएंगे। और एक दूसरा होता है फ्लोएम। ये जो फ्लोएम होता है वो फूड की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। तो फर्स्ट है फ्लोएम, फर्स्ट है फूड, इसको ऐसे ही याद रख लो। ठीक है, तो फ्लोएम क्या करवाएगा? फूड की ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा। फूड कहाँ पे बनता है? फूड बनता है लीव्स में। ठीक है, लीव्स ग्रीन कलर की होती है तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे और फोटोसिंथेसिस के ज़रिए वो अपना खाना बनाएंगे, और फ्लोएम के थ्रू ये जो खाना है वो जाएगा पूरी प्लांट बॉडी में। तो जाइलम टिश्यू जो है उसका मेन काम क्या है? उसका मेन काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट्स। तो जाइलम एक टाइप का वेस्कुलर टिश्यू है प्लांट्स के अंदर, जो कि स्पेशलाइज्ड है पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और जो हम रूट्स में जो डिज़ोल्व मिनरल्स होते हैं उसको भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है ताकि न्यूट्रिएंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। और पानी जो है वो रूट से एब्जॉर्ब होता है और जाइलम के थ्रू लीव्स में और जो पूरे प्लांट की बॉडी है उसमें ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। पानी के साथ साथ ये जो जाइलम है वो डिज़ोल्व मिनरल्स जैसे कि नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, पोटाशियम, इन सब को भी कैरी करने का काम करता है। प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीजन इज़ अ सब्सटेंस विच। अब देखो यहाँ पे ना अब थोड़ी सी हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसको पता है कि हमारे सेल्फ सेल्स कौन से हैं और नॉन सेल्फ सेल्स कौन से, यानी कि अपने सेल्स कौन से हैं और बाहर से कौन सा सेल आया है। तो यानी कि वो फॉरेन पार्टिकल को ना बहुत आसानी से पहचान लेता है। अब कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो कि हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है उसको हम बोल देते हैं एंटीजन। और जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस यानी कि एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर घुसेगा, अपनी बॉडी के अंदर एंटर होगा, तो हमारे इम्यून सिस्टम को पता लग जाएगा, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाएगा और इस एंटीजन या फॉरेन सब्सटेंस को ख़त्म करने के लिए वो कुछ सेल्स, जैसे सेल्स या फिर कुछ चीज़ें जो हैं वो बाहर निकालना शुरू करेगा, जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज़। ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो इस एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देती हैं या तो किल कर देती हैं। तो एंटीजन क्या है? क्या वो बॉडी टेम्परेचर को लो करता है? हाँ ठीक है, कि कुछ कुछ जो एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं तो हमारी बॉडी का ना एक तरीके से मैकेनिज़्म होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा देता है। ठीक है, कम तो नहीं करता, वो बढ़ा देता है। और बढ़ाने से क्या होगा कि एंटीजन जो कि किसी प्रोटीन का बना होगा वो डीनेचर हो जाएगा। तो देखो बॉडी का टेम्परेचर ये कम नहीं कर रहा है। एंटीजन हार्मफुल बैक्टीरिया को भी नहीं मार रहा है क्योंकि ये खुद क्या है, एक फॉरेन पार्टिकल है। ठीक है, और ना ही ये किसी पॉइजन का एंटीडोट है। ये इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करने का काम करता है क्योंकि ये एक फॉरेन पार्टिकल होता है।
होता है। तो एक एंटीजन एक फॉरेन मॉलिक्यूल है जो जब हमारा इम्यून सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है तो वो ट्रिगर हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस करना शुरू करता है एंटीबॉडीज़। ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो इसीलिए ही डिज़ाइन की जाती है ताकि वो ये जो स्पेसिफिक एंटीजन है उसको या तो न्यूट्रलाइज कर सके या तो उसको एलिमिनेट कर सके। और ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी इन्फेक्शन से लड़ सके, जो भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आए। पैथोजन क्या होता है? डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो वायरस भी हो सकता है, वो कोई पैरासाइट भी हो सकता है। हमारी बॉडी इन एंटीजन को इन्वेडर की तौर पे देखती हैं और फिर उससे क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ की क्रिएशन शुरू करती है जो कि स्पेसिफिक होगी उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए, उसको टारगेट करेगी, न्यूट्रलाइज करेगी और उस पैथोजन को ख़त्म कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑर्गेनल इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन्स DNA। अब जब भी हम अपने सेल के बारे में बात करते हैं तो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना, और न्यूक्लियस के अंदर हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि हमारी बॉडी में क्या है? DNA। DNA की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यही जेनेटिक मटेरियल है, यही ऑफस्प्रिंग में भी जाता है। अब न्यूक्लियस के अलावा ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर ये DNA प्रेजेंट होता है? तो पहला ऑप्शन है सेंट्रियोल, दूसरा है गोल्जी अपरेटस, तीसरा है लाइजोसोम और फोर्थ क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो DNA प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब सबने तो ये सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एनर्जी बनाता है, ATP बनाता है। ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो कि एनर्जी है, ठीक है, उसको बनाने का काम करता है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास अपने खुद का DNA भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरे ऑप्शन भी देखो, पहला था सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है ना वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है एनिमल सेल की। गोल्जी अपरेटस के बारे में बात करें तो प्रोटीन की पैकेजिंग करने में हेल्प करता है। लाइजोसोम को हम सोसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन इन तीनों में से किसी में भी DNA प्रेजेंट नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोल देते हैं क्योंकि ये एनर्जी को जनरेट करता है और इनके पास खुद का स्मॉल अमाउंट का DNA प्रेजेंट होता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल DNA या फिर एम्प्टी DNA भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन वन जीन कंट्रोल 2 और मोर डिफरेंट कैरेक्टर साइमल्टेनियसली द फिनोमिना इज कॉल्ड। अब देखो हमने क्या बोला, एक जीन है, एक जीन क्या कर रहा है, वो एक, दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टर को साइमल्टेनियसली कंट्रोल करता है। अब खुद सोचो, एक इंसान है, ठीक है, वो दो या दो से ज़्यादा काम इकट्ठे कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि चलो इसको भाई ट्रॉफी दे दो, है ना। तो उसी से याद रख लेना कि अगर एक जीन कंट्रोल कर रहा है दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टर साइमल्टेनियसली तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। प्लीज़ इसे ट्रॉफी दे दो, प्लियोट्रॉपी। ठीक है, अब दूसरे जो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस दिए एक बार उसको भी देख लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन क्या था, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस एक एसेक्सुअल डेवलपमेंट है सीड की या एम्ब्रियो की बिना फर्टिलाइजेशन के। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, बिना फर्टिलाइजेशन के एसेक्सुअल डेवलपमेंट से सीड या फिर एम्ब्रियो बन रहा है, जैसे कि ब्लैकबेरीज, डेंडिलियंस वगैरह वगैरह। ठीक है, प्लियोट्रॉपी, ठीक है, जो अभी हमने बोला कि एक जीन जो है वो दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक को साइमल्टेनियसली कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमें एग्जांपल देखने को मिल जाते हैं वो है फिनाइल कीटोनूरिया। ये जो फिनाइल कीटोनूरिया है ना वो अलग अलग सिस्टम को इफेक्ट करने का काम करता है, जैसे नर्वस सिस्टम हो गया, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम हो गया। सिकल सेल डिजीज़ के बारे में बात करें, ये भी प्लियोट्रॉपी का ही एग्जाम्पल है। शीजोफेनिया के बारे में बात करें तो ये भी प्लियोट्रॉपी का ही एग्जाम्पल है। एक होता है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी एक हेरिटेबल कंडीशन है जिसमें दो से ज़्यादा कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम एक इंसान के अंदर आ जाते हैं। और एक होता है पॉलीटेनी। पॉलीटेनी भी क्रोमोसोम की कंडीशन है जिसमें न्यूक्लियस या सेल जो है,
ठीक है, जिसमें डीएनए है वो रिपीटेडली रेप्लिकेट कर रहा है लेकिन वो सेपरेट नहीं हो रहा है, रेप्लिकेट कर ही जा रहा है लेकिन वो सेपरेट नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीटेनी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल वॉल ऑफ क्लोरोफाइसी इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले तो क्लोरोफाइसी होता क्या है, जो रेड एल्गी होती है ना, सॉरी जो ग्रीन एल्गी होती है, क्लोरो वर्ड किससे रिलेटेड होता है, क्लोरोफिल से ना, तो क्लोरोफिल जो है ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके, तो उसी से याद रखना है क्लोरो यानी कि ग्रीन एल्गी। तो क्लोरोफाइसी में जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है सेलुलोज और पेक्टोज की। जो अंदर वाली लेयर होती है वो बनी हुई होती है सेलुलोज की, और जो बाहर वाली लेयर होती है वो बनी हुई होती है पेक्टोज की। ठीक है, तो जो ग्रीन एल्गी हैं उनमें काफ़ी रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि इनर लेयर ऑफ सेलुलोज की बनी हुई होगी एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज की बनी हुई होगी। पेक्टोज एक इनसॉल्यूबल कार्बोहाइड्रेट होता है और पेक्टोज जो है वो एंजाइमेटिक प्रोसेसेस से पेक्टिन में भी चेंज हो सकता है। लेकिन हमें क्या याद रखना है कि क्लोरोफाइसी के अंदर जो सेल वॉल है वो सेलुलोज और पेक्टोज की बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी रिप्रोड्यूस बाय oogamete। तो oogamete का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा, इतना भी बड़ा नहीं कि उसको नेकेड आई से दे सके, लेकिन एक बड़ा नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट है, ठीक है, और उसको वो किससे फ्यूज़ कर रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा मोटाइल मेल वाला पार्ट आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि जब इन दोनों की फ्यूजन होती है ना तो उसको हम क्या बोल देते हैं, oogamete बोल देते हैं। तो इनमें से कौन सी ऐसी एल्गी है जो oogamete से ही रिप्रोड्यूस करती है, तो याद रखना वॉल्वॉक्स। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या बोला कि फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमीट और एक स्मॉल मोटाइल जो कि चल सकता है मेल गैमीट, उसको हम बोलते हैं oogamous। एग्जाम्पल क्या है इसके, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एड्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV। द ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर्स टू। अब एड्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यहाँ पे क्या होता है, देखो नाम से पता लग रहा है इम्यूनोडेफिशिएंसी, यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है, इतना ज़्यादा वीक हो जाता है कि जो नॉर्मल बीमारियाँ होती है ना, जैसे ज़ुकाम होना, तो उससे भी जान जा सकती है। और ये जो एड्स है इसको कौन कॉज करता है, इसको कॉज करता है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब ये जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जाके जो T लिम्फोसाइट्स है उसको ख़त्म करना शुरू करता है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि ये बेसिकली ये जो हमारे T लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, ये इम्यून सेल्स होते हैं जो कि किसी भी पैथोजन से यानी कि डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से लड़ने में हेल्प करते हैं। अब उनको ही अगर ख़त्म किए जा रहा है तो उससे क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम तो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा। ठीक है, तो HIV वायरस क्या कॉज करता है, एड्स कॉज करता है। और ये HIV की ट्रांसमिशन कैसे होती है, तो पहला ऑप्शन है ईटिंग कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ऐसे HIV नहीं फैलता। फिर ये भी देख लो, इनहेलिंग पॉल्यूटेड एयर से भी HIV नहीं फैलता है। शेकिंग हैंड्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, इससे भी HIV नहीं फैलता। HIV फैलता है अगर कंटामिनेटेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स की ट्रांसफ्यूजन हो जाए। तो मान लो एक पर्सन HIV पॉजिटिव है, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर HIV वायरस है, अगर उसका जो ब्लड है वो किसी हेल्दी इंडिविजुअल में ट्रांसफ्यूज़ किया गया तो वो जो हेल्दी इंडिविजुअल है वो भी HIV पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये एक तो ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, कंटामिनेटेड निडल से भी फैल सकता है, या फिर सेक्चुअली ट्रांसमिशन से भी ये फैल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा B ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स। जो वायरसेस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनमें जनरली क्या प्रेजेंट होता है।
ये है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ओनली। तो प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस के अंदर प्रेजेंट होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो वायरसेस जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। तो आरएनए जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड है, देखो जैसे अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ तो ये डबल स्ट्रैंडेड बन गया और ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, तो जो वायरस इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को उनमें क्या प्रेजेंट होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। और वायरसेस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं वीडियो का। Which one of the following statements explain the higher mutation rates and faster evolution found in RNA virus? अब देखो जब भी हम बात करते हैं ना डीएनए के बारे में और आरएनए के बारे में, तो ये जो डीएनए होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर्ड टू आरएनए। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो भी वायरस जिनके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है ना उनकी म्यूटेशन रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, तो ऐसा हमें क्यों देखने को मिल रहा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आरएनए इज रिलेटिवली अनस्टेबल कंपेयर टू डीएनए, तो ये तो ठीक ऑप्शन है। दूसरा है वायरस कैन मल्टीप्लाई ओनली विद इन द लिविंग सेल ऑफ द होस्ट, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर एब्सेंट इन वायरस, ये भी ठीक है। वायरस कैन रिमेन लेटेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, ये भी ठीक है। लेकिन अब देखो क्वेश्चन क्या था कि हायर म्यूटेशन रेट हमें आरएनए वायरस में देखने को मिलते हैं और ये किस वजह से होता है, बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। ये इस वजह से होता है क्योंकि आरएनए अनस्टेबल होता है एज़ कंपेयर टू डीएनए, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा आंसर ठीक होगा वो होगा ए ऑप्शन। तो आरएनए में हमें हाई म्यूटेशन रेट देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा जल्दी इवॉल्व कर जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू डीएनए, उनमें कोई भी रिपेयर मैकेनिज्म नहीं प्रेजेंट होता है जैसे कि डीएनए में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं कि जैसे जो एचआईवी वायरस है, ठीक है, एचआईवी वायरस काफ़ी सारे ड्रग्स के रेजिस्टेंट हो चुकी है तो वो इवॉल्व कर रही है क्योंकि इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है आरएनए। ठीक है, तो आज इस वीडियो में अब इतने क्वेश्चंस करेंगे। आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।